हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हम लोग हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलॉजी में नदियां, झील, डैम और अंडरग्राउंड वाटर 4 चीजें आती हैं, जो इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए मतलब सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, मैंने पोर्टेबल के लिए कहा था, पीने के लिए, घरेलू चीजों के लिए, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल दोनों। इसके अलावा जो है पानी का मुख्य यूज जो हो जाता है, मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक भी होता है और इंडस्ट्रियल भी होता है। इसको पाने के लिए हमें 4 तरीके से मिलता है। एक तो रिवर का पानी, जो आज का हमारा टॉपिक है। एक लेक का पानी, जो सरफेस पर हमें मिल जाता है। एक होता है रेन वाटर, मानसून का, जो हमें सरफेस पर मिल जाता है। और आगे चलकर एक होता है अंडरग्राउंड वाटर। यही 4 तरीके होते हैं पानी को पाने के, जिनमें से पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ग्राउंड वाटर और रिवर पर बने हुए कुछ डैम्स पढ़ाए। तो आज का अगला लेक्चर जो ज्योग्राफी का होगा वो होगा रिवर और लेक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि रेन वाटर ही नदियों को रिफिल कर देता है, झीलों को, लेक्स को रिफिल कर देता है, और कहीं कहीं पर पॉन्ड्स के रूप में, रिजर्वर के रूप में भी पानी जमा हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सरफेस पर भी करते हैं हम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम बहुत जगहों पर जमीन के अंदर भी भेज देते हैं कि नदी में ड्रेनेज सिस्टम से होकर जाने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो कहां चले जाए, ग्राउंड उसको सोख ले। तो इसलिए अब हम अपने हाइड्रोलॉजी की अगली क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर और लेक की कहानी। कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हाइड्रोलॉजी के मुख्य सोर्सेस रिवर और लेक कहां कहां पर पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन सी लेक्स हैं जो हमें वाटर सप्लाई करते हैं। वाटर कई जगहों पर यूज होता है, जैसा कि मैंने बताया, डोमेस्टिक और इरिगेशन और इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब एग्रीकल्चर, घरेलू काम और अपने मिल्स एंड कारखानों को चलाने के। यही 3 मुख्य काम होते हैं पानी के। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हमें याद करना है कि लेक्स क्या होती हैं। तो पहले लेक्स की प्रकार और डेफिनेशन समझ लीजिए। 4 तरफ से लैंड से लॉक्ड, लैंड लॉक, 4 तरफ से गिरी हुई लैंड लॉक बॉडी, और बीच में पानी भरा होगा, वाटर होगा बीच में, और इधर से लैंड, इधर से लैंड, इधर से लैंड, इधर से लैंड। इसी को हम बोलते हैं लेक्स। हो सकता है कि लेक से कहीं से रिवर आकर मिल रही हो सकता है लेक से कहीं से रिवर निकल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह की भी लेक होती है, ठीक है। तो इसका पानी अपने आप साफ होता चलता है। कोई कोई लेक्स होती हैं जो चारों तरफ से लॉक्ड होती है, और ना तो पानी उसमें कहीं से आता है ना कहीं से निकलता है। वो लेक कुछ सालों में सड़ जाती है, जैसे हमारा आपने सुना होगा ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी, और ऐसे बहुत सारे ओशंस हैं जो धीरे धीरे दब गए, और दब जाने से क्या हुए, वो लैंडलॉक्ड हो गए और उसका पानी सड़ गया, ठीक है। तो लैंडलॉक्ड सी लेक्स भी होते हैं, और दोनों तरफ से रिफिल खुलकर जाने और आने के लिए भी होते हैं, जैसे मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक में ग्लेशियर से पानी आता है और बड़ा सा लेक बनता है, और उसमें से दूसरी तरफ से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे इंडस रिवर जो है मानसरोवर लेक से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर आपने सुना होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा तो चलो उधर से नहीं निकलती, मतलब उसी पैटर्न पे काम करती, ठीक है। तो इस तरह के भी लेक, कुछ और लेक्स के प्रकार आइए हम लोग देख लेते हैं। लेक्स के प्रकार जो है उनको देख लेना ज्यादा बुद्धिमानी। जैसे कहीं कहीं पर सुना होगा आपने कार्स्ट लेक, जिसको हम रिबन लेक भी कहते हैं, कभी कभी हम इसको सर्क लेक भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ग्लेशियर्स के पिघलने पर जमीन में थोड़ा गड्ढा हो जाएगा जहां से ग्लेशियर पिघल रही, और इसी गड्ढे में इसी के ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी जमा हो जाए। जब ग्लेशियर पिघलता है तो अपने किनारे किनारे कैनियन बनाता है, ठीक है, और यही धीरे धीरे पिघलकर एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है। इस तरह की झील को हम कार्स्ट झील बोलते हैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि ऑक्सबो लेक क्या होती है वो भी समझ लीजिए।
तो ऑक्सबो लेक क्या होती है समझिएगा, रिवर चल रही होती है अपनी मैच्योर या युवा अवस्था में तो मेंढर बनाती है। मतलब ये रिवर चल रही, बीच में कोई ऐसे परमिएबल रॉक आ गए, इम्परमिएबल रॉक आ गए जिसको तोड़ नहीं सकती तो बगल से निकलेगी, या इधर कोई कठोर चट्टान आ गई तो इधर से निकलेगी, तो ये मेंढर बनाती। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब नदियां इस कठोर चट्टानों को तोड़कर इधर से ही बहना शुरू कर देती, मतलब ऊपर नहीं जाती, इसे तोड़कर इधर मूव कर गई और नदी इसे तोड़कर इधर मूव कर गई। मतलब इसका पैटर्न चलने का क्या हो गया, ये रास्ता इससे हट गया, अब इस रास्ते पर नदी नहीं जा रही, जो पुराना रास्ता था उसने रूट बदल दिया। अब नदी धीरे धीरे करके कठोर चट्टान को तोड़कर अपना रास्ता यहां से बनाकर सीधे ऐसे बहने लगी, तो जिसकी वजह से ये पोर्शन कटकर अलग हो गया, और ये पोर्शन में नदियां इधर सेडिमेंटेशन और बालू जमा कर देंगी अपने चारों तरफ, किनारे जमा करती है नदियां, इधर भी सेडिमेंटेशन बालू जमा कर देंगी, ठीक है, और ये इधर से रास्ता पकड़कर इधर चली गई। तो ये एरिया पूरा का पूरा लैंडलॉक्ड हो गया, इधर से भी, इधर से लैंडलॉक्ड हो गया, इधर से लैंडलॉक्ड हुआ और ऊपर से लैंडलॉक्ड हुआ, तो ये एक तरह की झील हो जाती है। इसी तरह की झील को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। मेंढर का एक पार्ट कट के उधर चला जाता है और वहां पर पानी सप्लाई बंद हो जाता है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड हो जाता है, जिसको हम ऑक्सबो लेक या कहीं कहीं पर हॉर्स शू लेक भी कहते हैं, इसको हम छाड़न झील भी कहते हैं। छोड़ दिया, छोड़ के अलग हो गया, इसलिए छाड़न झील। मेरी बात समझे, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील। गोखुर, क्यों गोखुर, गो मतलब होता है गाय, गाय का खुर, घोड़े की नाल कैसी होती है, इसी में नाल में कीलें ठोक देते हैं, तो ये भी देखो किसकी तरह लग रही, ये ऐसे बनी हुई, ये भी यू शेप है, ये भी यू शेप, इसी वजह से हम इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। एक और तरह की लेक होती है, ऐसे समझिएगा जैसे कि लगून लेक। अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के, सॉरी साउथ के बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा में समुद्र का पानी रिस कर उड़ीसा के एक एरिया में जाकर कलेक्ट हो गया और बीच में लैंड है और पानी यहां जाकर कलेक्ट हो गया, जिसको हम चिल्का झील कहते हैं। चिल्का झील क्या है, बैक वाटर लेक, क्या बोलते हैं उसको, बैक वाटर लेक। इसका मतलब क्या कि समुद्र का ये पानी लैंड में जाकर कलेक्ट हो गया और वापस इधर नहीं आ पा रहा, तो इस तरह की झील को पानी के बैक हो जाने की वजह से बैक वाटर लेक या फिर इसी को हम कहते हैं लगून झील। मेरी बात समझे। और ऐसे तरह तरह की झीलें हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगी आपको, बट खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील अलग होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील नदियों से बनती है, और एक होती है साल्ट वाटर लेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, खारे पानी की झील। ये किससे बनती है, समुद्र से बनती है। तो आपको बस कुछ हद तक मैंने आपको झीलों के बारे में बताया। आइए हम अपनी क्लास शुरू करें उत्तर प्रदेश की झील। तो उत्तर प्रदेश के लेक्चर नंबर 8 में हमें उत्तर प्रदेश की लेक्स याद रखनी है और उनके नाम और जगह। तो आइए लेक और नाम जगह याद करने से पहले लेक का एक इंट्रोडक्शन और देख लें। द लेक्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड वाटर टू आइसोलेटेड लोकेशन। मैं कह रहा हूं लेक है, यहां पर लेक कहां पर होगी, जहां पर गड्ढा जम जाएगा चारों तरफ से लैंडलॉक। ये लेक से भी कई जगहों पर पानी पहुंचाया जा सकता है, सप्लाई की जा सकती है। ऐसे सेक्शन जहां पर आइसोलेशन है, वहां पानी, नदी, बारिश कुछ नहीं है, पिछड़ा इलाका है, तो हम लेक से वहां पर क्या कर सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं। छोटे शहरों में या गांव में, कस्बों में, या ऐसे ही एरियाज जो है रिमोट भी हो सकता है कि वो नॉन रिमोट एरियाज भी हो। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये काम संभाला कि भैया लेक वाला सारा काम हम संभालेंगे, क्योंकि लेक ज्यादातर आउटर सेक्शन में ही होती है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हम देख लेंगे कहां कहां पर लेक है, हम उसकी केयर टेकिंग करेंगे। अगर लेक में जो है गंदगी भी हो गई या पानी सड़ भी रहा है तो हम उसको प्योरीफाई करेंगे, रिफिल करवाएंगे, उसकी साफ सुरक्षा सब हमारी जिम्मेदारी। क्यों, क्योंकि लेक का पानी पीने ही तो आएंगे वो जानवर, और जानवर को जंगल में पानी पीने तो आना ही है। तो अब वहां पर किसकी, कौन से डिपार्टमेंट जिम्मेदारी उठा सकता है, तो वहां के फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की, कि जानवर को भी नुकसान ना पहुंचे और वो जानवर किसी तरह से मनुष्य को भी ना नुकसान पहुंचाए, पानी भी साफ रहे। इरिगेशन वाले अगल बगल जंगलों के पास जो किसान होते हैं उससे इरिगेशन की कैनल भी निकाल दें एक लाइन। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये जो संभालता है लेक वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि पानी पीने के लिए जानवर आएंगे, जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी लेक। चलिए
न्यूमरस माइग्रेशन बर्ड्स लेक पर आती हैं, आपको पता है, साइबेरियन क्रेन, इसके अलावा ग्रेट फ्लेमिंगो, क्या सुरखाब्स, और भी फ्लॉक्स और लेक्स तरह तरह के हर साल उड़कर दूसरे राज्य, दूसरे देश से, साइबेरिया से उड़कर हमारे यहाँ आते, केवल इसलिए क्योंकि वहां ज्यादा ठंडी पड़ने लगी, तो इस एज में वो वहां से भागते। ठीक है, तो खैर बाय द वे सरवाइव करने के लिए लेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन। आइए हम देखें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स। तो सबसे पहली लेक आपको देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में, कौन सी? बेला सागर ताल। ताल मतलब लेक होता है, ये हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया। ये आपको कुलपहाड़ और बेला ताल के पास मिलेगी। ठीक है, लोकली इसको लोग ये जो बुलाते हैं बेला ताल ही बुलाते हैं। चलिए, चित्तौरा झील की बात करें तो ये एक नेचुरल झील है, पहले से बनी हुई थी, चित्तौरा विलेज के बहराइच के पास पड़ती है, 13 नदी यहीं पर फ्लो करती है। अगर बात करेंगे दरवान लेक, तो ये भी नेचुरल लेक है। तो बताएंगे हाथ पकड़ और कटेहरी एक जगह है, वहीं पर ये पाई जाती है। चलिए अगला है गोकुल बैरेज। ये एक तरह का बैरेज है, बैरेज मतलब बैरियज, बैरियज का मतलब क्या, पानी जा रहा था बट हमने उसे किसी तरीके से रोककर कलेक्ट कर दिया तो लेक में कन्वर्ट हो गया। तो गोकुल बैरेज एक बैरेज है, गोकुल मथुरा के पास पड़ता है, इसको मथुरा बैरेज के नाम से भी जानते हैं। और ये किस चीज को बैरेज कर रहा है? यमुना नदी फ्लो कर रही थी, हमने उसको बैरेज लगाया, उसका कुछ पानी एक जगह कलेक्ट हो गया जिसको हमने नाम दिया बैरेज, क्योंकि यमुना नदी मथुरा के पास बहती है इसलिए इसको मथुरा बैरेज भी कहते हैं। चलिए, तो क्या ये नेचुरल है कि मैनमेड है? तो बताएंगे कि ये तो नेचुरल है, लेकिन हमने उसको गड्ढा जहां किया था वो मैनमेड है, तो नेचुरल और मैनमेड दोनों मिला दे तो वो बैरेज हो गया। चलिए, ईथम लेक क्या है? तो बताएंगे कि एक आर्टिफिशियल लेक है, आगरा और दिल्ली हाईवे पे हमने इसको बनाया इरिगेशन के लिए। और याद रखेंगे ये क्या है, यहीं पर एक नेशनल बर्ड सेंचुरी, उसका नाम क्या है? ईथम लेक को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पशु पक्षियों के उसके लिए दिल्ली आगरा वाला लेन जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, एनसीआर वाला पोर्शन है, डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, तो यहाँ के जंगली जानवर कहीं मर ना जाएं, इसके लिए आर्टिफिशियल लेक बनाई और उसी में आकर वो लोग खाना पीना अपना सब करते हैं, पानी के पास ही रहीं रहते भी हैं, घास फूस मिल जाता है, वो घास फूस मिल जाता है, वो वेजिटेरियन मतलब वो जो होते हैं हर्बीवोरस को और कार्निवोरस ओमनीवोरस को भी वहां पर खाना मिल जाता है। इसलिए उस क्षेत्र को ही घोषित कर दिया गया कि ये क्या है, नेशनल बर्ड सेंचुरी, और वहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं पानी पीने। चलिए, बरुआ सागर ताल कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे बरुआ सागर ताल एक आर्टिफिशियल लेक है, झांसी में है, जो कि बुंदेलखंड के पास है। मोती झील कहां पर है? तो बताएंगे बेनाझाबर, बेनाझाबर करके एक जगह है कानपुर में, इसको लंग्स ऑफ कानपुर कहा जाता है, ये कानपुर का फेफड़ा है मोती झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राजा का ताल कहां है? तो ये एक रिजर्वियर है, नेशनल हाईवे 19 पे है, इसको बड़ा ताल के नाम से जाना जाता है। रिजर्वियर क्या होता है? मैंने कहा ना कि वहां पर न तो रिवर थी न तो वहां लेक थी, हमने बड़ा गड्ढा किया, किसी सोर्सेस के माध्यम से उसमें पानी भरवा दिया, तो हमने उसका नाम दे दिया रिजर्वियर। रामगढ़ ताल लेक नेचुरल लेक है, गोरखपुर में पड़ती है। ये क्यों फेमस है? यहीं पर राप्ती रिवर क्या होती है, निकलती है। शेखला शेखा शेखा झील कहां पर है? तो बताएंगे आर्टिफिशियल है, शेखा विलेज में पड़ती है। कहां पर है? अलीगढ़ में। क्यों पॉपुलर है? यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। समझे? ये हुआ हमारा लेक वाला सारा पोर्शन। अब बताइए वाटर बॉडी और कहां से आती है हाइड्रोलॉजी में? तो हाइड्रोलॉजी में एक सबसे बड़ा सोर्स है, जो वो है क्या? रिवर। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिवालिक के पास है और शिवालिक हिमालय के पास है और हिमालय ऊंचाई पर है। मैंने एक नियम बताया था, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चलते हैं 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर उठते हैं बादल बनते हैं, यही बादल धीरे धीरे ऊपर होकर क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेशन के रूप में गिरते हैं, बर्फ, और ग्लेशियर के रूप में जम जाते हैं पहाड़ों। तो ये जो पहाड़ों पर ग्लेशियर बन रही है, ये एक मैकेनिज्म पर बन रही है। कौन से नियम को कहते हैं? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तो पहाड़ों की कैप बनती है जो ग्लेशियर कहते हैं। यही कैप पिघलती है तो तेजी से बारिश पानी आता है, और यही पानी जब प्लेन में आता है झरने के रूप में, फिर नदी बन जाता है और जाकर समुद्र में गिर जाता है, अलग अलग अवस्थाएं बनाता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो यही होती है रिवर्स, तो इन्हीं का नाम होता है रिवर। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रिवर है, गंगा यमुना तो है ही है, गोमती भी है, सोन नदी भी है, बेतवा नदी भी है, और इसकी सहायक नदियां भी हैं। तो हम वही पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सारी नदियां हैं, तो बताएंगे कम से कम 31 रिवर्स, 31 रिवर्स सहायक नदियों के साथ। और मुख्य नदी कौन सी है? गंगा जमुना।
विच इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग रिवर्स एंड स्मॉल रिवर, बड़े रिवर्स भी हैं और छोटे रिवर्स भी। याद रखिएगा, बहुत बड़े लेवल पर रिवर का होना इंडिया में सिग्निफिकेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी तरीका है रिवर का पानी, पीने लायक भी है, फैक्ट्री में भी यूज है, और डोमेस्टिकेशन के लिए यूज है, एनिमल्स के लिए यूज है, नेचुरल वेजिटेशन के लिए यूज है, इरिगेशन के लिए यूज है, एग्रीकल्चरिंग के लिए यूज है। तो इसलिए बड़ा अच्छा यूपी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रोमिनेंट राज्य इसीलिए माना जाता है। कहते हैं सरयू नदी, यमुना नदी, गंगा नदी और घाघरा नदी, ये 4 नदियां धार्मिक महत्व भी रखती हैं। ये सरयू नदी वही है जहां पर राम जी ने डूबकर आत्महत्या की, या अपना समय खत्म हो जाने के बाद अपना रूप का अवतरण खत्म किया। यमुना नदी वही है जहां पर कृष्ण भगवान खेले थे, कालिया नाग मारा था। गंगा नदी वही है जो शिव भगवान अपने सिर पर गंगा का जो है धारण करते हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग बनाती है, प्रयागराज से होते हुए गंगा बना देती है, और ब्रह्मपुत्रा से जाकर मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और है हमारी घाघरा, घाघरा भी है, कहते हैं वो उधर साइड जाने के बजाय अब घाघरा पूर्व की तरफ जाने लगी। द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं उनको याद करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, क्योंकि रिवर की बात उठी है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर हम भारत में रिवर्स पढ़ रहे हैं तो 2 तरह की रिवर होती है। एक रिवर होती है उत्तर भारत की नदियां, जो इक्वेटर के उत्तर में, सॉरी टॉपिक ऑफ कैंसर मान लो, या कुछ लोग कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत है यहां पर तो विंध्याचल को मान लो, या कहते हैं कुछ लोग यहां पर नर्मदा नदी गिरती है यहां खंबात की खाड़ी में तो इसको नर्मदा मान लो। तीनों में से किसी को भी मानकर चलो अगर, तो एक नेचुरल बैरियर बनाती है जो नॉर्दर्न अमेरिका और नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया को अलग कर देती है। कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर नदियां किधर साइड रहती हैं? ईस्ट में, क्योंकि भारत की ढाल वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थात भारत वेस्ट है अगर ये, तो वेस्ट से थोड़ा सा उठा हुआ है, और इसकी वजह से यहां पर अगर पानी गिरेगा, नदियां बहेंगी तो इधर ना बहकर ज्यादातर इधर बहती है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या बताया मैंने? ज्यादातर नदियां इधर से निकलकर इधर जाने की बजाय इधर गिरती हैं, और इधर की भी नदियां किधर जाती हैं? इधर आती हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियां अगर हम बात करें तो ज्यादातर किधर गिरती हैं? ईस्टर्न साइड गिरती हैं। और कुछ नदियां हैं जो उधर साइड भी गिरती हैं, तो उस नदियों के भी नाम मैं आपको बता देता हूं और याद रखिएगा। बताएंगे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती और भी ऐसी बहुत सी नदियां जो वेस्टर्न साइड भी गिरती हैं। अब ये कैसे हो गया? तो बताएंगे कि सर कुछ नदियां फॉल्ट में, दरारों में बह रही। मैं कह रहा हूं इधर ढाल है, सारी नदियां इधर गिर रही, लेकिन अगर यहाँ दरार होती, क्रैक होता, तो कुछ पानी इस क्रैक से होकर इधर गिर जाता। तो कुछ नदियां जो दरारों में बहती हैं वो वेस्टर्न साइड गिरती हैं, कुछ नदियां जो ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ नदियां हैं वो किधर साइड गिरती हैं? ईस्टर्न साइड गिरती हैं। ठीक है, मेरी बात समझे? तो याद रखेंगे इस तरह से तो नदियों का क्लासिफिकेशन होता ही होता है। इसके अलावा उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। एक तरह से क्लासिफिकेशन और भी होता है, जैसे हम दक्षिण भारत की नदियां बात करें, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वेंगई और भी ऐसी बहुत सारी नदियां। अगर हम बात करें दक्षिण में गिरने वाली नदियां, ये सब नोट कर लिया करिए पॉज करके, ठीक है। इधर से हम बात करें तो इधर से निकलती है मानसरोवर से इंडस रिवर, ऐसे जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर जाती है, और बाकी चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, सिंधु, ये सब सिंधु से आकर मिल जाती है, जो 7 नदियों का आप कहलाता है। इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो नदियों के पास ही सभ्यता विकसित हुई, जैसा कि इतिहास जानते हैं, और आज भी हम लोग नदियों के पास रहते हैं। इससे टेम्परेचर जो होता है वो दिन और रात में वेरिएट नहीं करता, हम कूल रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम नदियों के पास रहते हैं। इजिली पानी, पेड़ पौधे, जानवर और क्या, अच्छा माहौल, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम नदियों के पास हैं। ये हुआ नदियों के बारे में एक छोटा सा इतिहास। आइए अब हम पढ़ेंगे भारत की नदियां, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको उत्तर प्रदेश याद करना है, ना कि भारत। तो आइए रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने धार्मिक महत्व भी बताया नदियों का, मैंने इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी बताया नदियों का, मैंने ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बताया नदियों का, मैंने पूरे भारत की नदियों के बारे में भी एक आइडिया दे दिया। अब हम शुरू करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी नदियां कहां बहती हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले नदी हमारे आपके सामने आती है चंबल नदी। उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो बताएंगे हाँ, चंबल नदी उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
ये कहां पर है? चनपाव हिल्स के पास, विंध्याचल रेंजेस, उत्तर प्रदेश के साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश वाले बॉर्डर के पास 1000 किलोमीटर के करीब में है, गंगा के मुहाने पर जाकर मिलती है। तो चंबल गंगा की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। इसके ऊपर हम लोगों ने कई सारे डैम्स बनाए, राणा प्रताप डैम्स, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम। याद करने वाली चीज, फैक्ट वाली चीज दिमाग में बैठाइए, ठीक है। गंडक रिवर है तो बताएंगे नुबिन हिमान ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहते हैं कि गंगा से जाकर मिल जाती है, 630 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत और नेपाल के एरिया वाले क्या कहते हैं पोर्शन से होते हुए निकलती हुई आगे चली जाती है। फिर आती है गंगा, कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, कहते हैं कि 2 पार्ट में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी, और अलकनंदा भागीरथी ही मिलकर देवप्रयाग में गंगा बना देते। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। कहते हैं सबसे लंबी नदी अगर किसी पूरे भारत में है जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और भी राज्यों को टच करती है, 2525 किलोमीटर है। गंगा का डेल्टा बनाती है, आगे चलकर उत्तराखंड से होते हुए, यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर मेघना, पद्मा, आपने नाम सुना होगा, ये बनाकर सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए आगे गिर जाती। अगर बात करें घग्गर नदी, गंडक अलग थी, घग्गर अलग है। घग्गर क्या है? मापचाचुंगो ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर लंबी है, गंगा से मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। और एक नदी है गोमती नदी, जौनपुर इसी पर स्थित है, लखनऊ इसी पर स्थित है, गोमत ताल से निकलती है, मतलब एक झील से निकलती है। ये 900 किलोमीटर लंबी नदी है, गंगा की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में बहती है। इस पे 2 शहर बताए मैंने, वैसे तो और भी शहर है बट 2 प्रोमिनेंट शहर है, लखनऊ और जौनपुर। चलिए, गोमती नगर लखनऊ का इसी पर बेस्ड। चलिए, केन नदी की बात करें तो कहां से निकल रही, तो बताएंगे कैमूर की पहाड़ियों से जबलपुर के पास अरहिगवान में से निकलती है, कम से कम 400 किलोमीटर लंबी है, गंगा की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश में बहती है। कोसी, सुनकोसी से निकलती है, 730 किलोमीटर लंबी है, गंगा से निकलती है, तिब्बत, नेपाल, बिहार की तरफ जाती है। चलिए, बेतवा की बात करें तो विंध्याचल से निकलते हुए गंगा की तरफ मूव करती है, गंगा से मिल जाती है, ये मध्य प्रदेश का एरिया कवर अप करती है। जो राजघाट डैम बना है, परीक्षा डैम बना है और माता टीला डैम बना है, इसी बेतवा पर बना है। शारदा काला पानी से निकलती है, गंगा में मिल जाती है, ये उत्तराखंड के एरिया में ज्यादातर बहती है। कहते हैं कि इस पे पंचेश्वरा डैम बना हुआ है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ियां आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में पड़ती है नीचे। आइए, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के सेक्शन पे बहते हुए इसके ऊपर बाणसागर डैम या इंद्रपुरी बैरेज बनाया गया है। अगर हम बात करें यमुना नदी की तो यमुनोत्री से निकलती है, 1376 किलोमीटर, दूसरी उत्तर प्रदेश की लंबी नदी, गंगा में जाकर मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी ऑटोमेटिक टच हो जाता है, तो हर बार यूपी लिख नहीं रहे हम, ठीक है। तेजवाला बैरेज डैम और सोब रिवर डैम इसी पर स्थापित है। रटने वाला सेक्शन है, एक बारी इसको मैप लेकर भी बैठिए और ये पॉइंट्स पढ़िए, उसको ढूंढिए। आपके ढूंढने से एक विजुअल ऑडियो इफेक्ट क्रिएट होगा, देखेंगे समझ आएगा, आगे बढ़िए, फिर देखेंगे फिर समझ आएगा, आगे बढ़िए। इस तरह से आपको याद करना, ठीक है, एक लोकेशन का आइडिया लग जाएगा। चलिए, ये हुई हमारी आज की क्लास कंप्लीट फाइनली, जिसमें हम लोगों ने रिवर और रिवर के डिटेल्स और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा इसके कुछ मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें जो कि ज्योग्राफी के प्रोमिनेंट सेक्शन को कवर अप करते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ते रहिए, रिवर्स को मैपिंग पे देखिए, लेक्स को मैपिंग पे ढूंढिए, कुछ चीजें आपको स्वतः खुद से अच्छा एक वो व्यू लेने के लिए करनी पड़ेगी। तो चलिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।